तो एथिक्स देख मतलब इकोनॉमी देख लेते हैं, इकोनॉमी का शेड्यूल क्या रहेगा अपना। तो इकोनॉमी का क्या है बेसिकली, एक तो पहले मैं आपको वैल्यू समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है। इकोनॉमी जो है प्रीलिम्स और मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, तो इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा करंट में इशू रहता है। ठीक है, इकोनॉमी मेंस में 70 मार्क्स का पेपर 1 में आता है और इकोनॉमी प्रीलिम्स से 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसको अपन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, तो 20-25 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, इकोनॉमिक प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में आपके 70 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये तो इसकी रेलेवेंस रही। तो रेलेवेंस तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी अपन को अच्छे से पढ़नी है, इसलिए हमारे जो सीपीपी का शेड्यूल है इसमें इसको अच्छे से इसको इकोनॉमी को अपन करके चलेंगे इंटीग्रेटेड वे में, ताकि अपन ये इंश्योर करें कि अपना मेंस और प्रीलिम्स एक साथ तैयार हो सके। ठीक है, क्योंकि ओवरलैप ही तैयारी रहती है, कंसेप्ट एक ही रहते हैं। अगर आप मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो वो आपके मेंस में भी काम आएगी और प्रीलिम्स में भी काम आएगी। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल टॉपिक आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस हम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे ताकि आपका दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। और जो हमारे साथी गण जो 1 मई से जो हमारे जब शुरुआत हुई थी प्रोग्राम से, वो समझ चुके होंगे कि हमने जो ऐसे टॉपिक्स थे जो कई कैंडिडेट करते ही नहीं है प्री से पहले, उनको वो टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं। 6 तो वो छोटे टॉपिक्स करवा दिए और एथिक्स हमने उनको करवा दिया है। ठीक है, तो यही हमारी एक अप्रोच थी कि पहले जितना हो सके हम प्री के नजदीक जाएंगे, उसके साथ साथ हम प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करके चल सके। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इकोनॉमी अपन को पढ़नी कहाँ से है? नंबर 1, सोर्सेज आपके लिए यहाँ पे दे रखे हैं, आप रमेश सिंह रेफर कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं वो भी, और जो वेटरन है जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, जिनको नॉलेज है, वो भी रमेश सिंह को ही रेफर करें क्योंकि ये अच्छी किताब है। और इसका कोई भी आप लेटेस्ट एडिशन सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको फ्रीली, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। जो हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं, तो आप रमेश सिंह बाय कर लीजिए और अपन रमेश सिंह के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अपन को पढ़ना कहाँ से है? ठीक है, यस सर। यस तो रमेश सिंह पे अपन जोर रखेंगे और रमेश सिंह से अपन पढ़ के चलेंगे, क्योंकि यही बुक यूपीएससी में फॉलो होती है और इकोनॉमी में ये अच्छी तरह से लिखी हुई है। और इसमें काफी सारी चीजें जो 1947 से 1947 से कैसे अर्थशास्त्र का इवोल्यूशन हुआ है, आर्थिक नीतियां कैसी रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हाउ दे हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सब कुछ अच्छे से उन्होंने क्रक्स रूप में दे रखा है। तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चीज छूट गई, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग चीजें रखी गई है। तो बेटर ये रहेगा कि हम रमेश सिंह को फॉलो करें। मृणाल हैंडआउट मैंने इसलिए दिया है कि कई लोग मृणाल को जो फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है और जो हमारी टीम ने जो डिसाइड किया है कि आप प्राइमरी सोर्स रमेश सिंह को ही रखें। और हम इसको शेयर भी कर देंगे अपने ग्रुप पे, रमेश सिंह की बुक को आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल जाएगी, कोई हार्ड कॉपी लेना चाहता है तो आप श्रेय सर, हम लोग नहीं शेयर करेंगे, आप लोग टेलीग्राम पे सब हैं, सर्च कर लीजिएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगी ना। ऐसा ना हो कि हम लोग शेयर कर दें और कॉपीराइट के कारण आप अलग हम अलग हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अपने लेवल पे इसको कर लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, ये टेक्निकल इश्यूज भी ध्यान रखने पड़ते हैं। नहीं मिल जाएगी, आप घबराओ मत। अब ऐसे कोई भागत, आप रेस में बने रहो पहले हमारे साथ। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा और बाकी इंडिविजुअली हम 1-2 आप भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे आपको इंडिविजुअली। ओके, अरे एक आप में से कई लोग होशियार है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा देंगे, चिंता मत करिए। ये तो मिल जाती है सर। हाँ ठीक है, उसमें वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना आप। हाँ, कमेंट बॉक्स में जैसा अपन शेयर करते आ रहे हैं, अपन तो सोशल ग्रुप है अपना, है ना, तो फैमिली है, अपन तो शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रमेश सिंह की उपयोगिता पे, अब रमेश सिंह पे अपन जाते हैं। रमेश सिंह पे क्या पढ़ना है, ये आ गई रमेश सिंह की किताब। ठीक है, ठीक है, ये है रमेश सिंह की किताब, सबको दिख रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसी की इंग्लिश एडिशन भी आता है, वो भी अभी खोल के दिखाऊंगा। थोड़ी देर अपन हिंदी पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो आप इसके जब इस इंडेक्स में जाओगे, ये पूरी बुक नहीं पढ़नी, पहली बात तो 800 850 पन्ने की बुक है, तो इसको पूरा नहीं पढ़ना अपन को। सबसे पहले अपन इन्फ्लेशन पे जाएंगे, तो चैप्टर 7 में जाएंगे, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। आप देखेंगे 1 अगस्त का आपका क्या टॉपिक था, 1 अगस्त का आपका इन्फ्लेशन एंड डिमांड का आपका टॉपिक था, इन्फ्लेशन प्राइस एंड डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपका चैप्टर 7 से कवर हो जाएगा।
सभी लोग म्यूट कर लें यार मोबाइल को। ठीक है, तो चैप्टर 7 से इसको कवर करना है। ठीक है, अब ऐसे ही आप कुछ कुछ चीजें, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो चीजें आपको रमेश सिंह में मिलेंगी, कुछ चीजें रमेश सिंह में नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या है, इंडेक्स टू इंडेक्स चलना है। इसमें अपन को बुक को एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, अपन को सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जो सिलेबस में दे रखा है अपन वही पढ़ के चलेंगे। अपना उद्देश्य क्या है, जो सिलेबस के टॉपिक है, जो सिलेबस के कीवर्ड्स है, उनको करना है पहले, प्राथमिकता उनको देनी है। पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक को सेलेक्टिवली पढ़ना है। ठीक है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट तरीका नहीं है। दूसरी चीज आ गई, कई सारी चीजें इसमें ऐसी दे रखी होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर प्राइवेट गुड, पब्लिक एंड मैरिट गुड, ठीक है, ये निजी सार्वजनिक मैरिट वस्तु है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल बाबा। ठीक है, आप ऐसे कई सारे टॉपिक्स होंगे जिसको आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, और गूगल से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और उसकी एक समरी A4 शीट में आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप सारी चीजें देखोगे तो इसमें मोटा मोटा सब कुछ कवर है। मैंने आपको एक तारीख का लेके दिखा दिया कि कैसे आपको इंडेक्स टू इंडेक्स पे जाना है और किस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई। क्या करना है, पहले तारीख को आपको इन्फ्लेशन, प्राइस एंड डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट पढ़ना है, बहुत ईजी तरीके से। 2 तारीख को आपको क्या करना है, टॉपिक आपके सामने दे रखा है, आपको जाना है रमेश सिंह के इंडेक्स में, ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो आपको इंटरनेट पे जाना है। ठीक है, तीसरा आपको यही करना है, गरीबी, इनइक्वालिटी, शिक्षा नीति अगर आपको पढ़नी है, एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़नी है, हेल्थ केयर पॉलिसी आपको पढ़नी है, तो इसके लिए आप जो नई चीजें आपके साथ अगर रमेश सिंह में नहीं मिल रही, तो इसके लिए एक और सोर्स आपको बताता हूँ, आप PIB को रेफर कर सकते हो। इसको आप लिख लीजिए, PIB। PIB एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे अपलोड करी जाती है। वहां पे सबसे मोस्ट ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको चीजें मिलेंगी, तो आप PIB को रेफर कर सकते हो। तो आपको हिरार्की क्या रखनी है, सबसे पहले तो अपन रमेश सिंह में जाएंगे, अपन को चीजें नहीं मिली तो उसके बाद अपन PIB या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, श्रेयसर मैं समझ एक में आ रहा पॉइंट है ऐड करना सबको? चाहता श्रेयसर मैं एक पॉइंट हाँ ऐड जी, करना हाँ चाहता हूँ। हाँ। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो पहले भी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, रमेश सिंह में जाने से पहले आप जिस भी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, सिंगल सोर्स या तो आपने खुद के बना रखे हैं या कोचिंग के जिसके भी हैं, वहां से वो चीजें एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, खुद के नोट्स में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, देन जंप टू रमेश सिंह। ओके, तो आप अपने सोर्स को मत भूल जाइएगा जो आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है। मैं ये जो ठीक बात है स्टडी ना? एक कोचिंग के मैं नोट के साथ रमेश सिंह कंपलसरी है? नहीं नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले आप एक बार मेरी बात कंप्लीट हो जाए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा दायित्व ये है कि जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है, जो जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, इकोनॉमी में थोड़े से वीक है, वो कैसे करें, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनको अगर अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे नोट्स पर्याप्त है और मुझे अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, तो वो वहीं पे उसी पे बिलीव करें, कोचिंग नोट्स पे, और उसी को करें रिवाइज। ठीक है, रमेश सिंह कंपलसरी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो एड्रेस कर देंगे, आपको डास मिलेगी, अगर आप डास के क्वेश्चन अटेम्प्ट मार पा रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाइए और आप कोचिंग के नोट्स को ही प्रॉपर्ली फॉलो करिए। लेकिन PIB और इंटरनेट का सहारा तो आपको भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मैं रिलेवेंस आगे आपको बताऊंगा कि PIB और इंटरनेट क्यों जरूरी है इकोनॉमी में। क्योंकि एथिक्स और जो और सब्जेक्ट हमने पढ़े ट्रेडिशनल, ये क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब होता है कि स्थायी रूप से इनका 70 में भी वही थे और आज के दशक में भी वही है। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो चेंज हो रही है। 91 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो अलग थी, 91 के दशक में बिल्कुल अर्थव्यवस्था अलग हो गई। आज के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था अलग रूप से चल रही है। हमारा जो मुद्रास्फीति है वो अलग दर से अब कैलकुलेट होती है। जो हमारी RBI है वो क्या फॉलो करती है, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या होती है, मौद्रिक नीति है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या है, उनमें निरंतर रूप से हर दशक टू दशक चेंजेस हो रहे हैं। तो हमें करंट ट्रेंड को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा, पॉलिसीज जो होती हैं वो भी चेंज हो रही हैं। जैसे नई शिक्षा नीति अभी आई थी, तो पुरानी शिक्षा नीति पढ़ने की जरूरत नहीं है रमेश सिंह से, या फिर कहीं भी किसी बुक्स पे जाके जहाँ पे दे रखी होगी, हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसलिए इंटरनेट और PIB अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप एथिक्स और पुराने सब्जेक्ट्स में हमने कभी आपको फोर्स नहीं किया आप इंटरनेट और PIB पे जाइए, लेकिन
आप जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डायनामिक टॉपिक है, तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट और पीआईबी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए आपको कैसे करना है? इधर अभी तक किसी को डाउट इसमें? हेलो। सर जैसे वो प्राइस एंड डिमांड। हेलो। हाँ, ठीक है। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, वो जैसे प्राइस एंड डिमांड है तो सर उसमें जैसे वो कर्व वगैरह होता है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, वो करने होते नहीं हैं? नहीं, वो नहीं करने होंगे आपको। बेसिक्स आपको ये करना है कि जो गवर्नमेंट्स क्या एक्शन लेती है, आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन में, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन को, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो बेसिकली एक मैक्रो लेवल पे अपन को करना है। देखो, जो भी अपना अर्थशास्त्र होता है अधिकतर मेंस का मैक्रो लेवल पे होता है। मैक्रो मतलब स्टेट लेवल पे जो इकोनॉमी होती है, या फिर सरकारें जो निर्धारित करती हैं, या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं, उस पे करेंगे। माइक्रो लेवल पे हमें स्टडी नहीं करनी कि डिमांड कैसा बनेगा, इलास्टिसिटी क्या बनेगी, डिमांड सप्लाई कर्व क्या होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जनरल इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, हमें उसमें मास्टरी नहीं करनी टेक्निकल लाइन पे। ठीक है। जी सर। सर और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर वो पहले भी आया था जैसे वो लॉजिस्टिक वाला, और नहीं नहीं, वो दैट इज अ वो है डिफरेंट या थिंग। इसमें कुछ चेंजेस है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सप्लाई मैनेजमेंट इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल एक वस्तु है, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, कमोडिटी की सप्लाई इंश्योर करनी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, या फिर वो कैसे फुलफिल हो सकती है। एपीएमसी एक्ट जैसे होता है, जैसे होता है ना कि काला बाजारी पे रोक लगानी है, सपोज कर काला बाजारी पे आपको रोक लगानी है, तो सप्लाई होती है कि कई लोग क्या करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, होर्डिंग करने से सप्लाई रुक जाती है। अब हाउ टू हैंडल दैट? एपीएमसी एक्ट में क्या अमेंडमेंट हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे कोविड के समय में दवाइयों के समय हुआ था कि जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी सिलेंडर्स की, अब उसको कैसे इंश्योर करोगे आप? दवाइयों की सप्लाई को कैसे इंश्योर करोगे आप? जैसे फेमाइन आ गई या भुखमरी हो रही है, तो अनाज की सप्लाई को कैसे इंश्योर करोगे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे, लीगल लाइंस पे क्या आप एक्शन ले सकते हो, पॉलिसी लाइंस पे आप क्या एक्शन ले सकते हो, स्कीम लेवल पे आप क्या एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप वर्ल्ड ओवर या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उस लेवल पे आपको सोचना है। ठीक है, दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, बट उसका कोई इससे लिंक नहीं है। ठीक है जी सर। है ना? तो इस हिसाब से अपन को इकोनॉमी चल रही है, एक मैक्रो लेवल पे अपन को करना है इंडियन और स्टेट के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, टॉपिक को अपन को पढ़ना कैसे, और इकोनॉमी का मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इकोनॉमी बेसिकली क्यों पढ़ते हैं और क्या जरूरी है, और टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अपन की अप्रोच क्या रहेगी कि ताकि अपने मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अपन अपन चल रहे हैं परिणामवाद वाली स्थिति में। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पे? कोई है जो डिओन्टोलॉजी और उस पे चल रहा है? हम तो परिणामवाद पे नहीं चल सर। रहे हैं सारे के सारे, है ना? कोई हमें ऐसा चाहिए तो नहीं आप है कि लोग, जिसको इकोनॉमी में रिसर्च करनी हो कि मजा लेना है बस? सिलेक्शन से मतलब नहीं है सर, बस इकोनॉमी में मजे लेने हैं, मजा आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया सर। कोई सद्गुण अप्रोच लेके चल रहा हो इसमें? हमें चलना है नहीं सर। परिणामवाद, सबका फिक्स होना चाहिए परिणामवाद, कि भाई रिजल्ट में जो हमारे साथ 100 जो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लिस्ट में सारे गस्टेड ऑफिसर होने चाहिए 2000 जो नेक्स्ट 2022 का जब भी पेपर हो। ठीक है, हम इस हिसाब से मेहनत करें और आप भी हमारा सहयोग करें, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप लोग भी लिस्ट में नाम बना पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं एक बार ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसमें कर लेते हैं। हाँ, ब्लैंक पीडीएफ दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है आपको, है ना? तो आपको ये सोर्स और ये तो आपको क्लियर हो गया, और वो अच्छा डिटेल में आप शेड्यूल में भी देखोगे तो वो अच्छे से आपको विवरण दे रखा है, आप उसको भी फॉलो करोगे तो आपकी अच्छी सी हो जाएगा। अब आपने जैसे कोई भी टॉपिक लिया, सपोज कर अपन पॉवर्टी ले लेते हैं। ठीक है, गरीबी।
अब गरीबी में देखो कोई भी इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है ना, उसके 3 4 5 घटक होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है कंसेप्ट। लिख लेना आप लोग कभी। कंसेप्ट मतलब होता है, हाँ बेसिकली पहला चीज होती है कंसेप्ट समझना। अपन क्या होता है सिस्टमेटिक अप्रोच में जब पढ़ेंगे ना तो हमें ज्यादा रिटर्न रहता है। हम कोशिश क्या करते हैं, जैसा बुक में दे रखा होता है वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें चीज समझ में नहीं आती। स्मार्ट स्टडी में सबसे अच्छी यूनिक अप्रोच ये है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग पे कर रहे हैं कि हम एग्जाम टाइम में क्या लिखेंगे, हम उस अप्रोच से कैसे पहुंचे, अब उस दिमाग को कैसे कंडीशन करें। ठीक है, हम ये हमेशा सोच के चलते हैं कि एग्जाम टाइम में आप कैसे लिखेंगे, हमें इस हिसाब से आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज है आप कंसेप्ट पे फोकस करें, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या होता है ये इकोनॉमिक टर्म्स में हमें समझने की कोशिश करनी कि पॉवर्टी होती क्या है। ठीक है, गरीबी है क्या। अब गरीबी कई लोग आपसे अभी मैं पूछूंगा तो विभिन्न विभिन्न उत्तर आएंगे कि गरीबी क्या है, लेकिन हमें इकोनॉमिक टर्म्स में गरीबी को डिफाइन करना है। तो इकोनॉमिक टर्म्स से डिफाइन करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कमिटीज के नाम, कमिटी के नाम, द नेम ऑफ द कमिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस किस कमेटी बैठी थी जिन्होंने गरीबी का निर्धारण किया है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली। ठीक है, कंसेप्ट आपने समझ लिया। कमिटीज डेफिनेशन भी कमिटी की लिखनी है कैसे, या फिर मतलब जनरल डेफिनेशन यहाँ पे? देखो जनरल डेफिनेशन आप लिखोगे, कमिटी की लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप याद कर लो। ठीक है, और वो करंट के हिसाब से मैंने कहा ना इकोनॉमी करंट मतलब के हिसाब से। कमिटी में तो सर कैलोरी और उन पे बेसिस पे पॉवर्टी का निर्धारण किया, मतलब किया हुआ ना सर? देखो एज पर यूनाइटेड नेशन। हाँ, आप जो मैं कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशन जो करंट के हिसाब से हो रही है ना, आप जैसे आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ले सकते हो। वर्ल्ड बैंक ने जो कमिटी डिसाइड कर रखी है ना, जो आपकी करंट में जो अभी ये सी रंगाराजन कमेटी के हिसाब से आप कर सकते हो करंट में, है ना, उसके हिसाब से बता सकते हो। तो जो कमेटी आपकी है जैसे सारी, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अलग कमेटी तो आपके जैसे हो कि आपकी सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लकड़ा वाला भी थी ना सर? एक लकड़ा वाला भी थी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा सारा। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट देखो। आप पॉवर्टी पे फोकस मत करो, इकोनॉमी को कैसे आप देख के चलेंगे इस पे फोकस करो। जैसे सी रंगाराजन आपकी कमेटी हो गई। अब इस चीज का क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके लिए क्या हो गए, कोई बता सकता है ये क्या हो गई? ये अलग कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या हो गई है आपके लिए? कीवर्ड्स हो गए अपने लिए, जिस पे अपना फोकस रहता है। इससे क्या जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग एकदम से बल्ब की तरह चलेगा और आपको नंबर देगा बढ़िया, चाहे आपने अंदर कुछ और लिखा हो। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है कमेटी के नाम किस किसने दिए हैं। तो वो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ हो रखा हो, टैक्स रिफॉर्म्स में कुछ हो रखा हो, टैक्स रिफॉर्म में कौन कौन सी कमेटी है, या मॉनेटरी में कौन कौन, मौद्रिक नीति के लिए कौन कौन सी कमेटी है। एन.के. सिंह कमेटी का आप नाम ले सकते हो, जालान कमेटी का नाम ले सकते हो, उर्जित पटेल कमेटी का नाम ले सकते हो। तो ये कमिटीज को अपन को इम्पोर्टेंटली डिसाइड करना है। अब ये कमेटी आपको कैसे याद होगी? आज याद रहेगी अगर मैंने बता दिया तो। आप कैसे याद करोगे इस कमेटी को? सभी कमेटी को सर नोट डाउन करके मतलब डेली रिवाइज करे तो डेली रिवाइज कर सकते हो, पर आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ के चलो, अगर उसके रिलेटेड कोई कमिटीज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो करंट की कमिटीज है उनका ज्यादा ध्यान रख के चलो। ठीक है, तो वो कमिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं कोई टॉपिक पढ़ूं तो सबसे पहले तो उसका कंसेप्ट पढ़ूं, उसकी डेफिनेशन पढ़ूं और कमिटीज पढ़ूं। ठीक है, फिर तीसरी चौथी चीज आती है पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन, ये आप इसी से सीख सकते हो। अब एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एस्टिमेशन का मतलब गरीबी का निर्धारण कैसे होता है, ये प्री में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या घटक है, उसके अंदर क्या क्या, ये तो शायद 2020 में यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आया था। हम लोग अचंभित हो गए थे, एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसका करंट में कोई रिलेवेंस था, और एकदम से ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा था सीधा, और उसमें केवल ये पूछा था कि उसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस हैं। वो 10 डायमेंशन कोई लिख देता, उसके अच्छे नंबर आ जाते। जब यूपीएससी उसको 2020 में पहुंच सकता है, तो आरपीएससी भी इसको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है।
और प्री में भी इसकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो करंट में आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो चल रहा है उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसके घटक आप याद करके चलो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हो गया पॉवर्टी के लिए। अब ये तो हो गई आपकी फैक्ट्स वाली बात, ये तो आपके हो गए फैक्ट्स। अब दूसरी आप चीजों पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो होते हैं कारक, कारण। हैंग हो रहा है क्या सर? श्रेयस सर आपका ये हैंग हो गया है। हेलो श्रेयस सर, आपको आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, वेट सर हो शायद गया। डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, बट ठीक है वो। स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ वो वेट 2-3 मिनट वेट कर लीजिए, हो जाएगा। हेलो श्रेयस सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। सारा जो आपने लिखा है ना वो दिख नहीं रहा है हमें, तो आप नहीं, वो दोबारा से एक बार। आप होस्ट करेंगे, होस्ट। हाँ मैं बिल्कुल डन। आप दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। अब हो रही है आपको स्क्रीन? नहीं अभी। हाँ नाउ इट्स विजुअल। हाँ अब विजुअल है। ठीक है, आप सभी लोग म्यूट कर लें। तो हाँ, जैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था कि टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। कोई भी एक भी टॉपिक होगा तो दो डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या होगा, रीजंस, मतलब कि कारक, और दूसरी डायमेंशन क्या इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव, और तीसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया लोगों को? कोई भी आपका जैसे पॉवर्टी का आपका प्रिपेयर करना है तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है ऐसे। रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कारक क्या है, उसके प्रभाव क्या आता है, और उसको ठीक करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे टॉपिक आपका हो गया तो रीजन क्या, आपने ऐसे 3-4 रीजंस बना लिए, प्रभाव बना लिए, प्रभाव आपने 3-4 ऐसे प्रभाव बना लिए फ्लो चार्ट पे, और सॉल्यूशन बना लिया आपने यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और सॉल्यूशन को अपन खोल दें तो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का अगर परतों में जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहला होता है लीगल सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई भी विधिक रूप से आप कोई भी ऐसा विधेयक ला दें। श्रेयस सर मैं 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। सिक्योरिटी है। श्रेयस सर देखो, ये जो अभी श्रेयस सर बता रहे हैं ना, ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने एथिक्स में देखी थी ना कि आपकी सोच कहाँ जा सकती है। तो इसका आप 2 जगह यूज करने वाले हैं। एक तो अपने आंसर लिखते समय, और दूसरा आप इवन जब पढ़े भी ना किसी चीज को, सपोज आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कोई अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो आप देखें कि ये क्या चीज है, क्या ये रीजन लिखे हुए हैं, कंसिक्वेंसेज है, सॉल्यूशन है, क्या है क्या वो। तो जब आप अपने माइंडसेट को इस तरह से ढालने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1 या 2 दिन पहले इसको रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से पूरा रट रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन में सारे पेपर हो जाएंगे आपके।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायमेंशंस को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। ठीक है। जैसा कि रोहित सर ने अच्छा कहा इसमें कि इसमें आपको हर टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, रिवर्स इंजीनियरिंग वाली अप्रोच आपको लगानी है कि तभी आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपका आपको जो टाइम लगेगा टॉपिक को प्रिपेयर करने में वो कम लगेगा। दूसरी चीज, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आप इससे नोट्स भी इफेक्टिवली बना सकते हैं। कई लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, मेंटरशिप कॉल पे भी डिस्कशन होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने का तरीका भी थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम नोट्स पे सारी कॉपी और किताब को एकदम से उतार दें, हम इस हिसाब से बनाएं कि ताकि वो एक सीक्वेंशियल अप्रोच ऐसी हो कि हम उसको समझने में हमें आसानी हो और हम उसको क्विकली रिवाइज कर सके एग्जाम से पहले। तो आपने कोई भी टॉपिक जैसे ये ले लिया, तो ये टॉपिक के आप डिसाइड कर लो रीजंस क्या हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से ऐसे बना सकते हैं। कारक बना लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कारक। फिर आप जा सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि प्रभाव। सिमिलर लाइंस पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4। फिर आप जा सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पे जा सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब इन सब की सॉल्यूशन, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशन अपन को इस हिसाब से पढ़ना है। अब इन चीजों के अंदर क्या क्या आएंगे अपन वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, किन किन चीजों पे आपको और ध्यान देना है, ये समझ में आ गया सबको? सबने लिख लिया ये वाला? यस सर। सबने लिख लिया कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी इकोनॉमी की? ठीक है, अब Yes, sir. अपन चलते हैं कि अपन और इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे, अपन को तो बेसिकली नंबर ला रहे हैं, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेटा और फैक्ट्स। जितने ज्यादा आपके आंसर में ये होंगे उतना आपके आंसर में नंबर बढ़ेंगे। ये साइन सबको पता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। जितना आपके आंसर में डेटा फैक्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपके नंबर इंक्रीज होंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो 21 दिन में जब अपन इकोनॉमी पढ़ के बैठे हैं, तो जिस हिसाब से आपके एथिक्स में कीवर्ड्स तैयार हो चुका है, इसी हिसाब से हमें जब हम अर्थशास्त्र पढ़ें तो डेटा पे अपना फोकस होना चाहिए। डेटा का मतलब हो गया जीडीपी कितनी हो गई, ठीक है, आपको आंकड़े याद होने चाहिए मोटा मोटा, नियर अबाउट। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पर नियर अबाउट आपको होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एस्टिमेशन में अपना कितना है, गरीबी में कितने परसेंटेज के लोग हैं अपने, वो आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा हो, बेरोजगारी का कोई डेटा हो, तो वो आपका डेटा यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली आपका इनइक्वालिटी का कोई डेटा हो तो आप यहाँ पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि टॉप 1% इंडियंस के पास 73% वेल्थ है। कौन सी रिपोर्ट है ये? ये है कोई बता पाएगा? ऑक्सफैम। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि रिपोर्ट को आप कोट करते हुए कहीं भी चलो। एक दूसरी इसमें एक हैक देता हूं, कहीं भी आपको अगर डेटा तो याद हो लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि किसने कहा है, तो आप यहाँ लिख दो एज पर आरबीआई रिपोर्ट और एज पर इकोनॉमिक सर्वे। वहां पे गांधी जी के कंधे पे बंदूक चलाई थी, यहाँ किसके कंधे पे बंदूक चलाएंगे अपन? बताओ भाई। आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे। आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक और यदि सर्वे कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेटा डालना हो तो एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और आईएमएफ रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इनको यूज करना। आपको लेकिन हमने आपको आज आधा नंबर तो हमने वैसे ही बढ़वा दिया अगर ये चीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी अपनी आंसर राइटिंग में। हम केवल नंबर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके कैसे बढ़ सकते हैं। डेटा लिखो, डेटा का सोर्स लिखो, क्या चीज लिखो? डाटा और डाटा का सोर्स लिखना सर। हाँ,
अपन को लिखना है डेटा और सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा में आपको बता दिया कि अगर नहीं है आपको पता तो आपको क्या लिखना है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो डेटा अपन को लिखना जरूरी है। तो पहला फैक्टर अपना क्या इंक्रीज करेगा मार्क्स को? डेटा। दूसरा आपका फैक्टर क्या इंक्रीज करेगा? कोई भी कमिटी बैठी हो इसके रिगार्डिंग, तो उसको आपका उल्लेख करना है। जैसे अपन ने पॉवर्टी की बात करी, सपोज करो अपन ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर ये उर्जित पटेल कमेटी की बात करते हैं। किसी को पता है उर्जित पटेल कमेटी? हाँ सर, वो टारगेट एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन की एक्स्ट्रा जो भी आरबीआई गवर्नमेंट मोनेटाइज है वो देना वापस गवर्नमेंट को। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो एमपीसी है, उसकी रिकमेंडेशन दी थी इसने, उर्जित पटेल कमेटी ने। तो कमेटी का उल्लेख करना जरूरी है। दूसरा आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे कमेटी का जब आप नाम लिखोगे। समझ में आया? हम जा रहे हैं कीवर्ड्स ओरिएंटेड अप्रोच में, सीधा सीधा। इकोनॉमी में आप जैसे और एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे अलग हटके अपन को आरपीएससी में डेटा और कीवर्ड्स को मिला के चलना होगा। ठीक है। तीसरी चीज होती है आपकी स्कीम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कीम्स में भी चूंकि आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान की जगह चिरंजीवी का नाम लिखो भाई। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। आयुष्मान और चिरंजीवी का मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया एक साथ, कोई बता सकता है दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? हेल्थ स्कीम हेल्थ के लिए है सर। एक सेंटर की एक स्टेट हेल्थ की है। इंश्योरेंस है सर। सर ये Basically- दोनों स्कीम मर्ज हो गई है अब इसके साथ में। किसके साथ? सर आयुष्मान है ना, चिरंजीवनी के साथ में मर्ज कर दिया गया। पहले ये आयुष्मान चलता था, अब इसको चिरंजीवनी के साथ में कर दिया, बिकॉज आयुष्मान नहीं, ये राजस्थान, ये बात वही तो कह रहे हैं सर। एक हाँ। स्टेट का है, एक सेंटर का है। हाँ, यदि हम मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ, फिर से मैं बात करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर ए सेम स्पेसिफिक टारगेट के लिए कोई एक स्कीम चल रही है, तो आयुष्मान सेंटर लेवल पे चल रही है और चिरंजीवी चल रही है। तो एक बच्चा अगर चिरंजीवी लिख के आएगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच से उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे और आयुष्मान वाले के कम आएंगे। इससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये लड़का राजस्थान का, इसने राजस्थान सेंट्रिक नॉलेज ज्यादा लिखी है। समझ रहे हो आप मेरा कहना का मतलब? कि ये प्रतीत होगा उसके आंसर से, ये निकल के आएगा उसके आंसर राइटिंग में कि ये बच्चे ने राजस्थान स्पेसिफिक भी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो हमें तो नंबर बढ़ाने हैं, तो चिरंजीवी का आप ज्यादा उल्लेख करो रेदर देन आयुष्मान का। ओके सर। जहां पे आपके पास स्कीम अवेलेबल नहीं है वहां पे शॉर्ट आप मतलब मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे विचारधारा और उसको आप आड़े मत आने देना। अपन को तो नंबर लेने हैं, तो नंबर लेने के हिसाब से जितना जब राजस्थान ओरिएंटेड फैक्ट्स भी इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था में घुसा पाए उतना ही अपने मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मैंने आपको तीन पॉइंट्स तो दे दिए। तो स्कीम्स रटना भी जरूरी है आपको कि राजस्थान लेवल पे। चौथी चीज होगी आपकी कोई पॉलिसी वगैरह चल रही हो। ठीक है, कोई पॉलिसी हो, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट मार लेना। ठीक है, रट्टा मार लेना इसका तो पूरा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आई, नई शिक्षा नीति, तो इसको तो पढ़ना ही है। ये तो टिप्स पे ऐसी होनी चाहिए आपको, जैसे बचपन में अपन रटते थे संज्ञा सर्वनाम क्या वैसे रट रही होनी चाहिए इसके प्रोविजन। 15 फाइनेंस कमीशन, ये भी रटा होना चाहिए आपको। ये तो शॉर्ट 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए कि आप 8-9 नंबर से कम नंबर आपके आने नहीं चाहिए। मतलब एग्जामिनर आपको हाईएस्ट नंबर दे, जितने लोग अभी यहाँ सुन रहे हैं उनको हाईएस्ट नंबर दे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कुछ कोई पढ़ के भी ना जाए और लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 15 फाइनेंस कमीशन 10 नंबर का क्वेश्चन रखा आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, बिल्कुल नया का नया क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का। ठीक है, तो पॉलिसी लेवल पे जैसे इस बार भी लोगों ने पेपर दिया होगा तो सोलर एनर्जी पॉलिसी सीधी पूछनी थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 राजस्थान की, वो सीधी पूछनी थी। तो ये सरकारें वो जो डायरेक्टली सर इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठे आते हैं और ये दे रखे हैं, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये हम खोज के नहीं निकाल रहे अंतर।
तो अगर किसी ने डायरेक्टली दे रखा है तो उनको तो ऐसा रटना है जैसे अपन तोते की तरह रटते हैं, ठीक है, उसमें इफ एंड बट मत करना, ठीक है, चाहे उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। मतलब इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है अदर देन अदर टॉपिक्स की, ठीक है। पांचवी चीज अपन आती है लीगल लेवल पे। लीगल मतलब कोई एक्ट वगैरह तो नहीं है, तो जैसे एक्ट का अभी जैसे फार्मर बिल का बहुत वो हुआ था, फार्मर बिल कोई आया, तो करंट में कोई इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसा बिल जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा हो या फिर काफी ज्यादा चर्चा में रहा हो या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे जीएसटी बिल हो गया, एफआरबीएम एक्ट हो गया, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। छठी चीज आपकी क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजट और बजट जो मतलब इंडिया लेवल का जो बजट है, क्योंकि अपन इंडियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर रहा हूँ, मतलब राजस्थान का भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इंडिया का भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख के चलोगे तो आपके नंबर अच्छे से इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। आपको 3 अप्रोच हमेशा लेके चलनी है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कोई एक एक करके मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा अपना ये भी हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैं स्क्रीन शेयर हटा दूं, लोगों को किसी को नोट डाउन करना है? हेलो सर नोट करना है। कर दिया सर, अगर किसी को करना तो सर। सर कर दीजिए उसको एक बार मैंने दोबारा रख दिया, एक बार आप एक बार इसको कॉपी में उतार लिया। अब मैं बच्चों से पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया, तो जिसका भी नाम लूँ ना वो बताते जाएं एक बार मेरे को कि हमने कहाँ से शुरुआत करती है। अपन क्रोनोलॉजी से चलेंगे कि कैसे क्या क्या करना है, इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ना है। आज तो ब्रीफ ओवरव्यू है, बीच में भी अगर हम कंसेप्चुअल कुछ भी होगा क्लासेस बीच बीच में, जैसे हमने एथिक्स की ली थी वैसा कोशिश करेंगे, अगर हमें समय मिला तो हम आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने, ये आपके नंबर बूस्टर के लिए है, नंबर बूस्टर है, इनका विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे कोई इकोनॉमी में इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो उसमें हम ठीक है, राजस्थान का आप पर्सपेक्टिव एक मिनट, लिख आपके सकते हैं आवाज क्या? क्लियर नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हो, राजस्थान पार्ट है उसका, इंडियन इकोनॉमी का, नहीं कोई सर, दिक्कत जैसे नहीं, आप लिख केवल सकते हो। इंडिया के अकॉर्डिंग पूछे तो। तो वो एक एग्जांपल हो गया ना, आप राजस्थान इकोनॉमी का स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया से जीएसटी पूछ लिया तो उसमें राजस्थान का क्या लिखोगे आप, कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिलेटेड कुछ पूछ लिया, कर को लेके या कर रिफॉर्म्स के लेके आपसे पूछ लिया, तब तो आप क्या लिखोगे उसमें? तो आपको तो भारत का पर्सपेक्टिव लिखना पड़ेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपसे WTO और उसका पूछ लिया तब भी आपको इंडिया का लिखना पड़ेगा। राजस्थान के मैं कह रहा हूँ जैसे स्कीम्स का आपको नाम लिखना है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे गरीबी उन्मूलन का आपको करना है और उसके कोई उदाहरण लिखने हो, तो व्हेन आपको उदाहरण लिखने हो एग्जाम्पल, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कि राजस्थान स्पेसिफिक आप उदाहरण लिखें। जैसे समर्थ स्कीम का आप नाम लिख सकते हो, यहाँ पे चिरंजीवी का नाम लिख सकते हो, या फिर अंबेडकर क्रेडिट कार्ड का आप नाम ले सकते हो। एक वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए यूज करिए पिछले साल बजट में, तो उसका स्कीम का लिख सकते हो आपका, है ना। शुद्ध 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 के लिए युद्ध अभियान जो एक चल रहा है, वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से स्कीम्स जिसको टारगेट करी जा रही है, तो राजस्थान का आप एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है। सर ये राजस्थान की सारी स्कीम्स और ये जो होती है पॉलिसीज वगैरह, ये ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। मैम इसका सबसे एक टू द पॉइंट सोर्स है आपका ये आर्थिक जो समीक्षा आती है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, उससे तो बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर किसी ने उसको अच्छे से कर लिया तो वो आधा अर्थशास्त्री तो बन ही जाएगा RS के हिसाब से। तो आंकड़े उसमें बहुत भरपूर दे रखे हैं, उसमें कंसेप्ट बिल्कुल नहीं दे रखे, जिस हिसाब से RPSC आंसर डिमांड करता है वो वैसे ही आंसर दे रखे हैं। आप UPSC का कंपेयर करो, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलेगा, कंसेप्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आप जैसे ही राजस्थान की आप आर्थिक समीक्षा पे जाएंगे तो आपको बस डेटा वगैरह ही मिलेंगे। हेलो सर ये जो पॉलिसीज हैं, हाँ हेलो हाँ 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 सर, ये जो पॉलिसीज हैं इनका बजट और जो अचीवमेंट होता है वो लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है?
देखो पॉलिसी होती है ना, कितना पॉलिसी बजट का आवंटित किया? मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिसी आप पढ़ोगे ना तो पॉलिसी के वही हमेशा एक चीजों के घटक होते हैं। तो पहला घटक हमेशा ये होता है, उसकी एक टारगेट होता है, पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है सबसे पहला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है उस पॉलिसी के, वो पढ़ो, ठीक है। उसको कैसे क्रियान्वित करना चाह रही है, बस वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी। अब उसको कैसे करना चाहती है उसके विवरण उस रिपोर्ट में दे रखे होते हैं, तो वो समरी को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कितना अचीव हुआ वो मैटर नहीं करता, ठीक है। वो कोई आपसे सीधा कोई नहीं पूछेगा कि एजुकेशन पॉलिसी में अभी कितना अचीव हुआ कितना नहीं हुआ, उसकी समीक्षा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन